अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लास्ट क्लास तक हमने प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस वहाँ तक पढ़ लिया था कि किस तरह से गैस्ट्रुला स्टेज में इम्प्लांटेशन के बाद तीनों जर्म लेयर्स फॉर्म होती हैं, किस जर्म लेयर से कौन सा ऑर्गन सिस्टम बनता है, कैसे हमारा नर्वस सिस्टम बनता है, न्यूरल ट्यूब और न्यूरल क्रेस्ट से हमने ये सब कुछ डिटेल में पढ़ा था और हमने टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा को स्टडी किया था। आज हम ह्यूमन प्लेसेंटा पढ़ेंगे एंड इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग, अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इस पे बड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, क्या आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ ह्यूमन प्लेसेंटा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको आपकी लास्ट क्लास जिसमें हमने टाइप्स पढ़े थे उसका थोड़ा सा आइडिया होना ज़रूरी है। मैं एक ब्रीफिंग तो दूंगी बट फिर भी आई एम होपिंग कि आप लोगों लास्ट क्लास अच्छे से पढ़ के आए हैं। नाउ क्या है प्लेसेंटा, व्हाट इज दिस? प्लेसेंटा जो है स्टूडेंट्स, विविपैरस एनिमल्स की अगर हम बात करें, जो यंग वंस, मेच्योर यंग वंस को बर्थ देते हैं, उनमें बेबी का, फीटस का 8 वीक्स तक एम्ब्रियो कहते हैं, 8 वीक्स के बाद में फीटस कहते हैं और चाइल्ड डिलीवरी के बाद हम उसको बेबी, न्यूबॉर्न ये सब टर्म्स देते हैं। तो अगर हम इस फीटस के, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की बात करें तो वो पूरा का पूरा मदर की बॉडी के अंदर हो रहा है, यानी कि अपने, अच्छा दूसरा क्या है, क्योंकि मदर की बॉडी के अंदर हो रहा है तो इनके जो एग्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एलेसिथल या माइक्रोलेसिथल, यानी इनमें बहुत मिनिमम अमाउंट में या तो योक होता है या होता ही नहीं है। यानी कि न्यूट्रिशन के लिए ये किस पे डिपेंडेंट है, अपनी मदर पे डिपेंडेंट है। इनको ऑक्सीजन चाहिए, क्यों? क्योंकि इनके लंग्स 7th मंथ तक डेवलप तो हो जाते हैं, लेकिन हमारे लंग्स में जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, एटमॉस्फेयर से, और बेबी तो मदर के यूट्रस के अंदर है तो एटमॉस्फेयर के कनेक्शन में नहीं है, यानी ना तो वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले सकता है ना CO2 बाहर फेंक सकता है, तो न्यूट्रिशन के लिए मदर पे डिपेंडेंट है। देन ऑक्सीजन CO2 एक्सचेंज के लिए मदर पे डिपेंडेंट है। देन थर्ड नंबर, जो भी उसका वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है, यूरिया, यूरिक एसिड, क्योंकि फीटस इज कंटिन्यूसली ग्रोइंग, यानी उसके सेल्स एक्टिव हैं, वो डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वेरियस ऑर्गन्स फॉर्म हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उनमें मेटाबॉलिज्म तो चल रहा है, तो उसके लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए जिसके लिए मदर पे डिपेंडेंट है, और एज अ रिजल्ट वो वेस्ट मटेरियल भी प्रोड्यूस कर रहा है जो फीटस है, पर उसे वो एलिमिनेट कैसे करे, तो एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल के लिए भी किस पे डिपेंडेंट है, मदर पे डिपेंडेंट है। सो न्यूट्रिशन, गैसियस एक्सचेंज, एक्सक्रीशन, तीनों के लिए मदर पे डिपेंडेंट है। देन नंबर 4, फीटस जो है उसको उसकी खुद की इम्यूनिटी भी होनी चाहिए, बट उसका इम्यून सिस्टम इतना वेल डेवलप नहीं है, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई इन्फेक्शन मदर की बॉडी से उसके अंदर आ जाए और द फीटस गेट इन्फेक्टेड एंड दैट कैन लीड टू एबॉर्शन, ये सब ना हो, तो उसे एंटीबॉडीज जो मिलेंगी वो भी कहाँ से मिलेंगी, मदर से ही मिलेंगी। तो इन सब चीज़ों के लिए वो मदर की बॉडी पे डिपेंडेंट है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या फीटस डायरेक्टली मदर से बिना कोई प्लेसेंटा के फॉर्म हुए, अम्बिलिकल कॉर्ड के फॉर्म हुए, क्या वो डायरेक्ट अटैच नहीं हो सकता? यहाँ पर बड़ा कंसेप्ट है कि वो डायरेक्ट अटैच नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बेबी, फीटस का ब्लड और मदर का ब्लड डायरेक्ट कनेक्शन में नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि मदर जो है उससे डिफरेंट है फीटस। फीटस में 23 क्रोमोसोम्स तो मदर के हैं बट 23 फादर से आए हैं, यानी कि कुछ इक्वेशंस हो सकती हैं जो मदर में डिफरेंट हो और फीटस में डिफरेंट हो, और उनका आपस में इंट्रैक्शन हुआ देन दैट कैन बी फेटल। जैसे अगर आपको याद हो, हमारा 11th क्लास में हमने जब ब्लड ग्रुप्स पढ़े थे तो हमने उसमें RH इनकम्पैटिबिलिटी पढ़ा था, जिसमें अगर मदर RH नेगेटिव है और बेबी, फीटस अगर RH पॉजिटिव है, और अगर इनके ब्लड में मिक्सिंग हो गई तो क्या होगा, बेबी फीटस के पास में RH पॉजिटिव यानी RH एंटीजन है, अगर मदर की एंटीबॉडी सेकेंड प्रेगनेंसी ऑनवर्ड्स अगर इन दोनों का ब्लड कनेक्शन में आ रहा होता तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगी। मदर का इम्यून सिस्टम तो डेवलप्ड है, वो तो झेल जाएगा, लेकिन फीटस का नहीं झेल पाएगा। तो यानी वी डोंट वांट कि उनका ब्लड डायरेक्ट कनेक्शन में आए, क्योंकि ऐसी कई सारी चीजें हो सकती हैं, फैक्टर्स हो सकते हैं जो मदर और फीटस के इनकम्पैटिबल हो, जिसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, RH इनकम्पैटिबिलिटी, तो और भी हो सकते हैं। तो वी डोंट वांट कि उनका ब्लड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आए,
बट वी वांट कि मदर के ब्लड से न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन फीटस में आ जाए और फीटस की CO2 वेस्ट मटेरियल वो सब मदर में चला जाए। तो हम चाहते हैं कि उनके बीच में एक कनेक्शन हो, बट वो डायरेक्टली कनेक्शन ना हो। ये सारे रोल्स प्ले करने के लिए नेचर ने विविपैरस में प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड का क्रिएशन किया। सो व्हाट इज ह्यूमन प्लेसेंटा, हम पहले थोड़ा सा इसको समझते हैं, फिर वील ड्रॉ डायग्राम ताकि हम इसे अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। सो ह्यूमन प्लेसेंटा इज बेसिकली एक फिजिकल, क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है, एंड फिजियोलॉजिकल। नाउ फिजियोलॉजिकल का मतलब स्टूडेंट्स, फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शनिंग, किसी भी ऑर्गन की फिजियोलॉजी पढ़ना। जैसे हमने जब हार्ट की फिजियोलॉजी पढ़ी, मतलब हार्ट की वर्किंग पढ़ी, हार्ट कार्डियक साइकिल पढ़ा, हार्ट कैसे पंप करता है। तो प्लेसेंटा जो है वो एक फिजिकल कनेक्शन तो है ही, साथ में एक फंक्शनल कनेक्शन भी है, क्योंकि इसके थ्रू मटेरियल्स का, सब्सटेंसेस का एक्सचेंज भी हो रहा है। सो इट्स अ फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कनेक्शन किस किस के बीच में, बिटवीन मदर एंड फीटस। नाउ 2 मंथ्स के बाद, 8 वीक्स के बाद हम फीटस कहने लगते हैं, 8 वीक्स के पहले एम्ब्रियो कहते हैं। तो हम जस्ट वी कैन राइट दैट मोर देन 8 वीक्स कंसेप्शन इज इक्वल टू फीटस। 8 हफ्ते तक हम उसे कहते हैं, 2 मंथ्स तक एम्ब्रियो, 4 वीक्स की 1 मंथ कैलकुलेट करते हैं, और 8 वीक्स के बाद उसे फीटस कहते हैं। सो इट इज अ फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कनेक्शन बिटवीन मदर एंड फीटस। और हम जानते हैं, हम एक बेसिक आइडिया, अभी हम और इसको क्लियरली समझेंगे कि इसमें एक मदर पार्ट होगा, मैटरनल यानी यूट्राइन एंडोमेट्रियम का एक पार्ट। और अगर आपको याद हो, हमने कहा था कि जब पढ़ा था, जैसे ही इम्प्लांटेशन होता है एंडोमेट्रियम को हम क्या बोलने लगते हैं, डेसिडुआ बोलने लगते हैं। डेसिडुआ को हमने 3 पार्ट्स में पढ़ा था। एक डेसिडुआ पैराइटैलिस, जिसका कोई लेना देना नहीं है फीटस से, साइड की एंडोमेट्रियम जो है। एक डेसिडुआ कैप्सुलैरिस, जो 6 मंथ्स तक पूरा चारों तरफ से घेर के रखती है फीटस को। और एक डेसिडुआ बेसालिस, जो बेस में प्रेजेंट है, वही प्लेसेंटा फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करती है। यानी प्लेसेंटा में दोनों स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, कुछ टिश्यू मदर का है और कुछ टिश्यू फीटस का है। सो क्या क्या टिश्यू किसका है, वी कैन राइट इट इज फॉर्म्ड बाय बोथ maternal tissue and fetal tissue, दोनों साइड के स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व है, मैटरनल एंड फीटल टिश्यू। आइए देखें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, क्या क्या है। पहले हम देखते हैं मैटरनल कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, यानी कौन सा मैटरनल पार्ट प्लेसेंटा फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। कौन सा पार्ट कर रहा है, डेसिडुआ बेसालिस। और डेसिडुआ क्या है, अब हम जानते हैं एंडोमेट्रियम ही है आफ्टर इम्प्लांटेशन। सो डेसिडुआ बेसालिस एंड दिस इज बेसिकली एंडोमेट्रियम। और एंडोमेट्रियम यानी कि क्या है, यूट्राइन टिश्यू है, राइट। सो डेसिडुआ बेसालिस जो है ये डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करती है प्लेसेंटा फॉर्मेशन में मदर की साइड से। नाउ व्हाट इज द फीटल कंट्रीब्यूशन, फीटल कंट्रीब्यूशन। अब अगर आपको याद हो, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि मैमल्स में वैसे तो कौन सा प्लेसेंटा होता है, कोरियो एलेंटोइक, यानी कोरियन और एलेंटॉइस दोनों लेयर मिलके प्लेसेंटा फॉर्मेशन में हेल्प करती है। बट हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं और हमारे में सिर्फ कोरियन करती है, वी हैव कोरियोनिक टाइप ऑफ प्लेसेंटा। सो हमारे में फीटस की फॉर्मेशन में कौन सी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन हेल्प कर रही है, कोरियन। सो इट इज कोरियन लेयर ऑफ फीटस। नाउ कोरियन जो होती है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दैट प्लेसेंटा जो है ये एक टेम्पररी ऑर्गन है, इसलिए क्योंकि ये सिर्फ प्रेगनेंसी में बनेगा, जैसे इम्प्लांटेशन होता है बनना शुरू हो जाता है,
12 वीक्स तक मैक्सिमम डेवलप हो जाता है, सम बुक सेज 10 to 12 वीक्स पे मैक्सिमम डेवलप हो जाता है, और उसके बाद पूरी प्रेगनेंसी में रहता है टिल डिलीवरी। यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं, तो इट इज़ ऑल्सो टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हम पढ़ेंगे इसके बारे में। और डिलीवरी के बाद पहले हम फीटस को एक्सपेल करते हैं, बाहर निकालते हैं बच्चे को, और उसके बाद अम्बिलिकल कॉर्ड आती है और उसके साथ फिर प्लेसेंटा खिंच कर आता है। यानी कि प्लेसेंटा जो है इट इज़ अ टेम्पररी ऑर्गन बिकॉज इट इज फॉर्म ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और डिलीवरी के बाद वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। सो इट्स अ टेम्पररी ऑर्गन। पूछते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टेम्पररी ऑर्गन इन अ प्रेग्नेंट लेडी। नॉन प्रेग्नेंट में ये होगा ही नहीं। सो वी कैन राइट अकर्स ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और जैसे ही चाइल्ड बर्थ हुआ ये भी बाहर आ जाता है बॉडी से, हेंस इट इज टेम्पररी ऑर्गन। नाउ नेक्स्ट, हमारा जो प्लेसेंटा होता है वो कैसा होता है, डेसिडुएट टाइप का। डेसिडुएट टाइप, डेसिडुएट टाइप का मतलब क्या था स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था डिलीवरी के बाद या जस्ट जब बेबी डिलीवर हो जाएगा उसके बाद हमारे केस में पूरा का पूरा प्लेसेंटा और साथ में मेटरनल पार्ट, मतलब फीटल पार्ट और मेटरनल पार्ट दोनों बाहर निकलते हैं। जबकि अगर हम कैटल्स में देखें, हॉर्स, पिग्स, जिराफ, कैमल्स, आपको याद है वहां हमने पढ़ा था नॉन डेसिडुएट टाइप, यानी सिर्फ फीटस पार्ट एक्सपेल होता है, मदर का जो पार्ट है प्लेसेंटा का वो बॉडी में ही एब्जॉर्ब हो जाता है। बट हमारे में बोथ पार्ट्स आर एक्सपेल्ड, सो वी कैन राइट बोथ फीटल and maternal parts expelled after childbirth। आफ्टर चाइल्ड बर्थ, इसीलिए ब्लीडिंग भी काफ़ी होती है क्योंकि मदर का यूट्राइन टिश्यू भी खिंचकर बाहर आता है। उस ब्लीडिंग को फिर कंट्रोल करना पड़ता है, नहीं तो अगर ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाएगा तो मदर की डेथ हो सकती है। सो बोथ फीटल एंड मेटर्नल पार्ट्स आर एक्सपेल्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी इसे डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। देन हमारा जो प्लेसेंटा होता है एक और टाइप का होता है जिसे कहते हैं हम मेटाडिस्कॉइडल, राइट। ये अलग अलग बेसिस हमने डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में डिटेल में। तो हमारा है मेटाडिस्कॉइडल टाइप का। मेटाडिस्कॉइडल टाइप मतलब अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब शुरू में जो कोरियन विलाई होते हैं, क्योंकि फीटस में कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, कोरियन, और कोरियन किस फॉर्म में कर रहा है, कोरियोनिक विलाई के फॉर्म में। विलाई मीन्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना के, ताकि वो न्यूट्रिशन वगैरह को एब्जॉर्ब कर सके, सरफेस एरिया बढ़ सके। क्यों, हम अभी पढ़ेंगे। तो शुरू में हमारे प्लेसेंटा में पूरे कोरियन के सरफेस पे विलाई होते हैं, यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। बट जैसे जैसे प्लेसेंटा ग्रो करता है तो धीरे धीरे ये जो विलाई हैं ये सब तरफ से डिसअपियर होने लगते हैं, और सिर्फ एक जगह पे जहां पर कि वो मदर की डेसिडुआ बेसालिस से जुड़ने वाला है, सिर्फ उसी पोर्शन में रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो डिस्क तो बनाते हैं बट बाद में प्योरली डिस्कॉइडल किस में मिलता है, हमने जैसे पढ़ा था रैट्स में, रैबिट्स में, उनमें जगह एक सिंगल डिस्क बनती है शुरू से ही। हमारे में ऐसा नहीं होता, पहले डिफ्यूज होता है पूरे फैला हुआ और बाद में रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। सो वी हैव मेटाडिस्कॉइडल टाइप ऑफ प्लेसेंटा। नाउ हमारे में एक और इसको क्लासिफिकेशन दे सकते हैं, वी हैव हीमोकोरियल टाइप ऑफ प्लेसेंटा। अगर आपको याद हो हमने बैरियर्स के बेसिस पे डिस्कस किया था कि हमारे में हीमोकोरियल होता है, यानी कि तीनों मेटरनल बैरियर्स हमारे में ब्रेक हो चुके होते हैं। सिर्फ 3 फीटल बैरियर्स होते हैं। कौन कौन से थे, फीटस की एंडोथीलियम यानी ब्लड वेसल के अंदर ब्लड भरा हुआ है, फीटस का कनेक्टिव टिश्यू और फीटस की कोरियन की एपिथीलियम। मदर के तीनों बैरियर्स कौन कौन से हमने डिस्कस किए थे, हमने डायग्राम के साथ बनाया था। मदर की एंडोथीलियम, मदर का कनेक्टिव टिश्यू यानी यूट्रस का, और मदर की यूट्रस की एपिथीलियम, तीनों लॉस हो गए हैं। तो मदर का जो ब्लड है, हम डायग्रामेटिकली अब समझेंगे, वो डायरेक्ट फीटस के कोरियोनिक विलाई के चारों तरफ एक पूल, एक स्विमिंग पूल की तरह बिखरा रहता है। सो हीमो मीन्स ब्लड फ्रॉम द मदर is in direct contact with the chorion of the fetus. So we have hemocorial type of placenta.
लेट्स राइट इट डाउन। हीमोकॉरियल का मतलब, हीमोकॉरियल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉरियल, very very important, that means 3 fetal barriers present। और मेटरनल बैरियर्स को क्या हुआ, हमने 6 बैरियर्स पढ़े थे, 3 फीटस साइड के, 3 मदर के साइड के, all 3 मेटरनल बैरियर्स lost, so only 3 fetal barriers are present, maternal तीनों लॉस हो जाते हैं, that is we can say that means maternal blood bathes chorion villi, chorionic villi, or we can say that chorionic villi is in direct contact with maternal blood, but fetus का ब्लड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है, ये 2 अलग अलग चीजें हैं, अभी हम समझते हैं इसको। सो मेटर्नल ब्लड बेथ्स कोरियोनिक विलाई, ये क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, इन विच काइंड ऑफ प्लेसेंटा मेटर्नल ब्लड बेथ्स द फीटल पार्ट, इट इज हीमोकॉरियल टाइप। नाउ प्लेसेंटा जो है, प्लेसेंटा एक्ट्स एज अ बैरियर बिटवीन मेटरनल एंड फीटल ब्लड, यानी इनकी मिक्सिंग नहीं होती, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, इस पे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। सो वी कैन जस्ट राइट दैट देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ मेटरनल यानी मदर का एंड फीटल ब्लड, एंड व्हाई दिस इज सो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेसेंटा। नहीं तो मदर और फीटस की आर्टरी वेन्स आपस में डायरेक्टली कनेक्ट हो जाती, जो हम नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते, वो अभी अभी हमने डिस्कस कर लिया, क्योंकि मदर और फीटस के ब्लड में बहुत वेरिएशंस हैं, फीटस के अंदर फादर का पार्ट भी आया है, सो वी डोंट वांट एनी काइंड ऑफ रिएक्शंस। नाउ हमारा प्लेसेंटा जो है फुली डेवलप्स बाय 10 to 12 weeks of pregnancy. So by 10 to 12 weeks it is fully developed, यानी 3 months तक पूरा डेवलप हो जाता है। Then हमारा जो प्लेसेंटा होता है वो एक क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, अगर हम इसकी बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द फंक्शंस, नंबर 1, इसे न्यूट्रिशन सप्लाई करना है मदर के ब्लड से लेकर फीटस के ब्लड तक। डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हो सकता, तो मदर के ब्लड से पहले प्लेसेंटा में आएगा, फिर प्लेसेंटा के थ्रू वो फीटस तक पहुंचेगा। कैसे, वो हम पढ़ेंगे। सो फर्स्ट इज प्रोवाइड न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज, क्योंकि फीटस को न्यूट्रिशन चाहिए, तभी वो एटीपी बनाएगा, तभी उसको एनर्जी मिलेगी, तभी वो सारा अपना डेवलपमेंट कर सकता है। सो न्यूट्रिएंट्स टू फीटस, राइट, पहला हो गया। देन सेकंड हो गया गैसियस एक्सचेंज, दैट मीन्स O2 CO2 का एक्सचेंज होगा। O2 मदर से फीटस को, CO2 फीटस से मदर ब्लड में। Then third, waste elimination from fetus into maternal blood, ताकि वो मदर के ब्लड से फाइनली मदर की किडनी तक पहुंचे और वहां से फिर वो एक्सक्रीट आउट हो सके। सो वेस्ट एलिमिनेशन, O2 CO2 एक्सचेंज। देन नेक्स्ट, इम्यूनिटी प्रोवाइड करनी है, तो प्लेसेंटा के थ्रू एंटीबॉडीज आनी चाहिए फीटस के अंदर। वो कौन सी एंटीबॉडीज आती हैं स्टूडेंट्स? IgG टाइप की, हमने 11th में पढ़ा था। IgM टाइप की एंटीबॉडीज प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करती हैं, IgG करती हैं। सो IgG एंटीबॉडीज जो हैं वो मदर से प्लेसेंटा के थ्रू फीटस तक चली जाएंगी, ताकि फीटस बहुत सारे इन्फेक्शन से अपने आप को प्रिवेंट कर लेता है, बचा लेता है। So we can write that it provides immunity to fetus। और ऐसा कैसे होता है?
वाया IgG एंटीबॉडी फ्रॉम मदर। IgM क्रॉस नहीं कर पाती है, IgG, सो इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी। देन नेक्स्ट पॉइंट जिसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे डिटेल में, कि प्लेसेंटा एक टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है, यानी ये कई सारे हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिनका बहुत 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 मेजर रोल होता है, बट ये टेम्पररी है। सो इट इज अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड, दैट मीन्स इट सिक्रीट्स सम hormones. What are these hormones? They are very very important. We will talk about it. All right. आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम पहले देखेंगे प्लेसेंटा कैसे फॉर्म होता है, and then we will talk about these hormones. Please note it down. So now students, आइए पहले देखते हैं कि यूट्रस में किस जगह पर किस तरह से ये बेबी, फीटस, प्लेसेंटा कैसे ये कनेक्टेड होंगे, और फिर हम इसके हॉर्मोन्स एंड ऑल बात करेंगे। फंक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि गैसियस एक्सचेंज होता है, इसीलिए स्टूडेंट्स इट इज ऑल्सो नोन एज, ये क्वेश्चन आता है फीटल लंग, क्योंकि फीटस के लंग अभी काम नहीं कर रहे हैं। वो जैसे ही बर्थ होती है एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है बेबी, और वो जो रोता है पहली बार, द बेबी क्राइज, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने 3 इडियट्स में देखा होगा, बच्चा रोता नहीं है तो सब टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि जैसे ही वो रोता है एल्विलाई खुलते हैं और पहली ऑक्सीजन अंदर जाती है, CO2 बाहर जाती है, एंड रेस्पिरेशन स्टार्ट्स। सो इफ द चाइल्ड डज नॉट क्राई, इट्स अ टेंशन, सो इसे फीटल लंग भी बोलते हैं। प्लेसेंटा इज ऑल्सो नोन एज फीटल लंग। चलिए आइए लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कहाँ है ये पोजीशन प्लेसेंटा की। नाउ लेट अस सपोज ये यूट्राइन वॉल हम बना रहे हैं, ठीक है। ये सपोज हमने यूट्राइन वॉल बनाई, ये पेरीमेट्रियम है, बाहर की लेयर, एंड दिस इज मायोमेट्रियम पूरी, और सर्विक्स अभी क्लोज्ड है, सो इट विल बी लाइक दिस। यहाँ पे फिर वो आगे जाके वजाइना हो जाएगी। सर्विक्स बंद रहता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, क्योंकि यहाँ पर एक म्यूकस का प्लग बन जाता है। सो वी कैन जस्ट राइट दैट दिस इज सर्वाइकल म्यूकस प्लग, ताकि नीचे का गेट बंद रहे प्रेगनेंसी के टाइम पे। नाउ ये पेरीमेट्रियम हो गई स्टूडेंट्स, यूट्रस की बाहर की लाइनिंग पेरीमेट्रियम, और ये जो पूरी लेयर है मसल लेयर, जिसका अभी रोल नहीं है, कब रोल आएगा, जब बर्थ करवाना है, चाइल्ड डिलीवरी होनी है, ये पूरी एंटायर, दिस इज मायोमेट्रियम। इसी में कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जिससे कि चाइल्ड बर्थ होती है। सो दिस इज मायोमेट्रियम। बट हमारा लेना देना अभी किससे है, एंडोमेट्रियम से, जो अब इम्प्लांटेशन के बाद डेसिडुआ बन गई है। डेसिडुआ में 3 पार्ट्स होंगे, राइट। पहले हम डेसिडुआ पेराइटैलिस बनाते हैं, ये जिसका कोई लेना देना नहीं है फीटस से, अलग ही है ये पूरी, राइट। सो दिस एंटायर थिंग इज डेसिडुआ पेराइटैलिस। पेराइटल का मतलब ही साइड में है ये, इसका फीटस से कोई कनेक्शन नहीं है। इट इज नॉट कंसर्न्ड और कनेक्टेड विथ फीटस इन एनी फॉर्म। दिस इज एन इंपॉर्टेंट डायग्राम स्टूडेंट्स। सो लेट अस लेबल इट, दिस इज डेसिडुआ पेराइटैलिस। पेराइटल मीन्स चारों तरफ की, नॉट कनेक्टेड विद द फीटस। नाउ अब फीटस को चारों तरफ से जो घेरेगी वो होगी डेसिडुआ कैप्सुलैरिस, और यहां पर ये वाली जो डेसिडुअल लाइनिंग है, जहां पे कि फीटस के प्लेसेंटा बनेगा, वो पार्ट होगा डेसिडुआ बेसालिस। किस तरह से होगा, पहले आइए हम एक फीटस बना देते हैं। सपोज ये हमने एक फीटस बनाया, ठीक है। इट इज नॉट वेरी गुड फीटस, वेरी वेल ड्रॉन डायग्राम। नाउ यहाँ पे सबसे पहले फीटस के चारों तरफ एमनियन का सैक है। सो ये सपोज एमनियोटिक सैक है, लाइक दिस।
इसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ है। अब अगर आपको लास्ट क्लास याद हो, लास्ट क्लास में शुरू में ये छोटा सा होता है, फिर बढ़ते बढ़ते ये पूरे फीटस को अच्छे से प्रॉपरली कवर कर देता है। ये फीटस का खुद का स्विमिंग पूल है जो उसको ड्राइंग से बचाता है, उसको शॉक से बचाता है, उसको टेम्परेचर फ्लक्चुएशन से बचाता है। नाउ फीटस में से एक तो एलेंटॉइज बनी थी लाइक दिस लेयर, वही एंडोमेट्रियम और मीसोडर्म की, और एक इसमें योक सैक बना था। और हमने पढ़ा था कि जो योक सैक होता है वो 8th वीक के बाद डीजनरेट हो जाता है, तो वो ऐसे एक छोटा सा योक सैक बचता है लाइक दिस। ठीक है, अब इस एमनियन के चारों तरफ क्या होगी? कोरियन लेयर होगी, राइट। सो लेट्स ड्रॉ कोरियन नाउ। ये है कोरियन एमनियन के चारों तरफ लाइक दिस। ये किस किस की बनी है स्टूडेंट्स, किसको याद है? एक तो ट्रोफोब्लास्ट होगा, इसमें ट्रोफोब्लास्ट लेयर होगी, ठीक है, और एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीसोडर्म। So this is the trophoblast layer, right? अब ये जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है इसमें शुरू में चारों तरफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस यानी विलई रहते हैं, लेकिन बाद में जाके ये सिर्फ उस एरिया में आते हैं विलई जिस एरिया में डेसिडुआ बेसालिस है, जिसके अंदर वो इंसर्ट होके और मदर की आर्टरी से न्यूट्रिशन लेंगे और मदर की वेन में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को थ्रो करेंगे। तो अब जब हम विलई बनाएंगे तो वो केवल यहां बनाएंगे, इस पोर्शन में। सिर्फ इधर बचे हैं, कोरियन के ही फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए, ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन ऑक्सीजन ली जा सके, ज्यादा से ज्यादा CO2 वेस्ट मटेरियल को बाहर फेंका जा सके। सरफेस विलई का काम हमेशा, आपको याद है हमने 11th में स्मॉल इंटेस्टाइन में भी विलई पढ़े थे, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इनका काम हमेशा यही होता है। नाउ ये इसके चारों तरफ की जो जितनी भी एंडोमेट्रियम होगी, बेसल लेयर होगी, ये सॉरी डेसिडुआ होगी लाइक दिस, ये जिसने चारों तरफ से कैप्सूल बनाया हुआ है इसे कहते हैं डेसिडुआ कैप्सुलैरिस। सो दिस इज डेसिडुआ कैप्सुलैरिस, एंडोमेट्रियम की वो लेयर जिसने इसको चारों तरफ से घेरा हुआ है। और ये जो पार्ट है डेसिडुआ का, एंडोमेट्रियम का, दिस पार्ट, ये वाली एंडोमेट्रियम जहां प्लेसेंटा फॉर्म हुआ है स्टूडेंट्स, दिस वन इज कॉल्ड डेसिडुआ बेसालिस, या इसे कई बार डेसिडुआ प्लेसेंटालिस भी बोलते हैं क्योंकि ये प्लेसेंटा फॉर्मेशन में रोल प्ले कर रही है। सो दिस इज डेसिडुआ बेसालिस। ये कोरियन के विलई हैं, दीज आर कोरियोनिक विलई। और कोरियन का, वैसे तो ये पूरी कोरियन है स्टूडेंट्स, बट कोरियन का वो पार्ट जो प्लेसेंटा फॉर्मेशन कर रहा है उसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, कोरियन फ्रंडोसम कहते हैं। सो ये कोरियोनिक विलई हैं और ये किस पार्ट में है कोरियन के? कोरियन फ्रंडोसम, फ्रंडोसम। ये जो स्ट्रक्चर है पूरा, ये दिस इज प्लेसेंटा, डेसिडुआ बेसालिस का पार्ट जिसमें ये कोरियन फ्रंडोसम यानी कोरियन के विलई धसे हुए हैं, दिस इज व्हाट इज मेकिंग द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा, राइट। नाउ ये प्लेसेंटा फीटस से किस तरह जुड़ा हुआ है? इस कॉर्ड के थ्रू, ये पूरी कॉर्ड जो है, और इस कॉर्ड में एक्चुअली क्या क्या स्ट्रक्चर्स आ गए हैं? ये पूरे स्ट्रक्चर्स आ गए हैं, दिस एंटायर। एलेंटॉइज भी है जो इस कॉर्ड की वेसल्स बनाने में, वॉटन्स जेली बनाने में हेल्प करेगा, थोड़ा सा एमनियन का भी पार्ट आ गया है। सो दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अम्बिलिकल कॉर्ड। सो अम्बिलिकल कॉर्ड ने क्या किया है स्टूडेंट्स? प्लेसेंटा ने तो मदर और फीटस को
के बीच का एक स्ट्रक्चर है, बट वो फीटस से किस तरह जुड़ा हुआ है, इस कॉर्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है. सो इट कनेक्ट्स फीटस विद द प्लेसेंटा एंड प्लेसेंटा कनेक्ट्स फीटस विद द मदर. कैसे? थ्रू दिस कॉर्ड. नाउ दिस इज द फीटस and this is amniotic cavity जिसमें amniotic fluid भरा हुआ है. ये जो लेयर है इसकी membrane, this is amnion. ये this is yolk sac का बचा हुआ पार्ट. So it is remnant of yolk sac. This purple one, this is allantois. यानी हमारे में अम्बिलिकल कॉर्ड फॉर्मेशन में allantois भी रोल प्ले करता है, थोड़ा सा amnion भी पार्टिसिपेट करता है, राइट. सो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर इज. इसमें ये तीनों डेसिडुआ हो गए, जिसमें से प्लेसेंटा फॉर्मेशन में डेसिडुआ, बेसालिस एंड कोरियन फ्रंडोसम वर्क कर रहा है. इस तरह से ये लॉज्ड है यूट्रस के अंदर. अब आइए हम समझते हैं कि कौन कौन से हार्मोन्स इससे प्रोड्यूस होंगे, कौन कौन से सब्सटेंसेस क्रॉस कर सकते हैं, क्या वो हार्मफुल हैं. विल टॉक अबाउट दिस. प्लीज मेक द डायग्राम. सो नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस सी व्हाट आर द वेरियस हार्मोन्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लेसेंटा, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड. ये हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज अगर आपको याद हो तो मेन प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला हार्मोन कौन होता है? प्रोजेस्टेरॉन. ये हम लास्ट क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं. प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन इज प्रोजेस्टेरॉन. प्रोजेस्टेरॉन इनिशियली कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रीट होता है, बट कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन का क्योंकि नेगेटिव इफेक्ट होता है एलएच पे, तो हमने पढ़ा था कि कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस होने लगता है. इस मरते हुए कॉर्पस ल्यूटियम को, डाइंग कॉर्पस ल्यूटियम को कौन रेस्क्यू करता है, कौन बचाता है? HCG, जो ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स रिलीज करते हैं. ये जो सेल्स होते हैं ट्रोफोब्लास्ट सेल से रिलीज HCG हार्मोन होता है, हमने पढ़ा था. वो LH की तरह काम करता है और कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है ताकि प्रोजेस्टेरॉन का लगातार सिक्रीशन होता रहे. ये प्रोजेस्टेरॉन डायरेक्टली फिर प्लेसेंटा से सिक्रीट होने लगता है डिलीवरी तक. डिलीवरी के जस्ट पहले प्रोजेस्टेरॉन का लेवल एकदम डाउन होगा ताकि जो मेंटेनिंग ऑफ प्रेगनेंसी है वो हटे, एंडोमेट्रियम थिन आउट हो, शेडिंग हो और प्लेसेंटा डिटैच हो. सो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लेसेंटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. प्रोड्यूस्ड बाय प्लेसेंटा. डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, या तो हार्मोन का नाम आएगा या उसका फंक्शन आएगा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ फर्स्ट इज प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि ये प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन है. HCG भी 3 मंथ्स तक ही पीक करता है, फिर वो या तो कांस्टेंट हो जाता है थोड़ा सा डाउन होके, या वो डाउन रह के काफ़ी डाउन होके फिर कंटिन्यू करता है. बट हाई पीक जो है वो 12 वीक्स तक ही होता है. तो यानी उसके बाद फिर प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से आएगा, क्योंकि हमें तो लगातार चाहिए कि एंडोमेट्रियम स्लफ ऑफ ना हो, तो प्लेसेंटा डायरेक्टली प्रोड्यूस करने लगता है प्रोजेस्टेरॉन. सो इट मेंटेन्स प्रेगनेंसी. कैसे? एक तो वही सेम, एक तो ये यूट्राइन एंडोमेट्रियम को सिक्रीटरी बना के रखेगा और साथ में उसका लगातार प्रोलिफरेशन करेगा. सो दिस इज द प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन. हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं. पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट, प्रोजेस्टेरॉन की डेफिशिएंसी से एबॉर्शन होता है. नाउ सेकेंड, प्रोजेस्टेरॉन के साथ क्या जुड़ा हुआ था? ईस्ट्रोजन. ईस्ट्रोजन का क्या रोल होता है प्रेगनेंसी में? ईस्ट्रोजन जो होता है स्टूडेंट्स, ये एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन तो करेगा ही, प्रोलिफरेट्स एंडोमेट्रियम, जो ये पहले भी कर रहा था, बट साथ में ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्रेस्ट का डेवलपमेंट करता है, मैमरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट करता है, ताकि आगे जब मिल्क प्रोडक्शन होना है चाइल्ड बर्थ के बाद, तो वो ब्रेस्ट का साइज एनलार्ज्ड हो, काफ़ी सारे एल्व्यूलाई हो, काफ़ी सारी डक्ट्स हो, ताकि बहुत सारा मिल्क प्रोड्यूस हो सके. सो इसका एक और फंक्शन हो गया है, दैट इज हेल्प्स इन ब्रेस्ट डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. ये सब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही होगा क्योंकि प्लेसेंटा बनता ही ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. प्रोजेस्टेरॉन अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स, हमने जब मैमरी ग्लैंड्स पढ़ा था, ये क्या करता है? इट इंक्रीज नंबर ऑफ मिल्क एल्व्यूलाई
इन मैमरी ग्लैंड्स। ये एल्व्यूलाई जिनके अंदर की मिल्क सिक्रीट होने वाला है, उनके नंबर को प्रोजेस्टेरॉन बढ़ाता है। और ईस्ट्रोजन क्या करता है, जो डक्टल सिस्टम है पूरा उसे बढ़ा देता है, जिसके कारण से पूरा का पूरा ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है। सो ब्रेस्ट डेवलप हो जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। दिस इज इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन पूछते हैं। दिस वन इज इंपॉर्टेंट। ये एल्व्यूलाई का नंबर बढ़ाता है, प्रेगनेंसी मेंटेन करता है। नाउ थर्ड हार्मोन, थर्ड हार्मोन भी हम जानते हैं HCG, दैट इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। HCG ये हार्मोन इमिडिएटली प्रोड्यूस होने लग जाता है जैसे इम्प्लांटेशन होता है, ताकि कॉर्पस ल्यूटियम जो डाई हो रहा है उसको रेस्क्यू कर सके। यही प्रेगनेंसी टेस्ट में भी हम इसे ही डिटेक्ट करते हैं। ये मैक्सिमम एट 12 वीक्स, इसके लेवल्स जो हैं वो 12 वीक्स तक मैक्सिमम हो जाते हैं। उसके बाद या तो डिक्लाइन हो जाते हैं या डिक्लाइन करके प्लेट्यू कर जाते हैं। इसका वर्क क्या है, इट मेंटेन्स कॉर्पस ल्यूटियम ड्यूरिंग फर्स्ट 3 months, ड्यूरिंग फर्स्ट 3 months ऑफ प्रेगनेंसी, यानी 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। 1 month को आप 4 हफ्ते के बराबर मानिए। सो इट मेंटेन्स कॉर्पस ल्यूटियम, राइट। और ताकि उस कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट हो सके। फिर जैसे ही 10 वीक्स तक आते आते प्लेसेंटा पूरा फॉर्म हो जाता है, प्लेसेंटा डायरेक्टली प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करने लग जाता है। एंड दिस इज ऑल्सो द बेसिस फॉर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट विच इज ग्रेविडेक्स टेस्ट। हम यहाँ दोबारा नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम इसे ऑलरेडी लिख चुके हैं जब हमने ट्रोफोब्लास्ट के बारे में, ब्लास्टोसिस्ट के बारे में लिखा था। नाउ नेक्स्ट हार्मोन इज ह्यूमन कोरियोनिक थायरोट्रोपिन, राइट। ह्यूमन, इसमें हमेशा H स्मॉल लिखते हैं। कोरियोनिक, कोरियन से रिलीज होगा, थायरोट्रोपिन। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। कैसे, HCT, HCT ये क्या करता है स्टूडेंट्स, ये मदर के थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। ये TSH की तरह काम कर रहा है, इट इज एक्टिंग लाइक TSH। सो इट स्टिमुलेट्स मेटरनल थायराइड ग्लैंड। और जब मदर से थायराइड यानी T3 T4 हार्मोन सिक्रीट होंगे, तो ये जो T3 T4 हार्मोन्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकते हैं, तो वो फीटस तक पहुंचेंगे और वो फीटल के फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अगर आपको याद हो, जब हमने 11th क्लास में हाइपोथायरॉयडिज्म पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि अगर मदर में हाइपोथायरॉयड हो, यानी मदर में थायराइड हार्मोन्स की कमी हो, तो बेबी क्रेटिन पैदा होता है। क्रेटिन मीन्स बाय बर्थ ही और शी इज मेंटली, फिजिकली, सेक्सुअली रिटार्डेड। क्यों? क्योंकि फीटस के डेवलपमेंट के लिए थायराइड हार्मोन इंपॉर्टेंट है। मदर का थायराइड हार्मोन जो प्लेसेंटा क्रॉस करके पहुंचता है, अगर उसकी डेफिशिएंसी हुई देन इट विल लीड टू क्रेटिनिज्म। सो इट स्टिमुलेट्स मेटर्नल थायराइड हार्मोन, थायराइड ग्लैंड। और ये थायराइड ग्लैंड क्या करेगा, इट इंक्रीज थायराइड हार्मोन secretion, and then this will cause physical and mental development of fetus। और अगर इसकी कमी हुई, या तो प्लेसेंटा से ये हार्मोन कम हो या मदर में ही T3 T4 कम बने, तो क्रेटिनिज्म happens in the child, that is he or she is mentally or physically retarded। So this is a very very important hormone, right? Now the next is human, very very important, chorionic somatomamotrophin, human chorionic somatomamotrophin, मैमोट्रोफिन, ध्यान से समझिएगा। इसी का एक नाम और होता है स्टूडेंट्स, जो हमने डिस्कस किया था, HPL। ये दोनों एक ही के नाम हैं। HPL का फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन, ये पुराना नाम है एक्चुअली, प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन।
HPL इज द ओल्ड नेम, अब उसको ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोमैमोट्रोफिन कहते हैं। क्या मतलब है इसका, समझिएगा। सोमैटो मीन्स सोमैटिक, यानी बॉडी की ग्रोथ, तो ये फीटस की ग्रोथ करवाएगा, नंबर 1। सो इट स्टिमुलेट्स फीटल ग्रोथ, इसके लिए इंपॉर्टेंट है ये, अगर इसकी कमी होगी तो फीटस की ग्रोथ विल बी अफेक्टेड, फीटस ग्रोथ। देन कैसे ग्रोथ करवाएगा स्टूडेंट्स, ये क्या करता है, ये हार्मोन मदर को डायबिटोजेनिक बना देता है, इसीलिए प्रेगनेंसी में नॉर्मली मदर का ब्लड शुगर लेवल्स हाई होने लगते हैं, देयर आर मोर चांसेस। प्रेगनेंसी इज अ डायबिटोजेनिक स्टेट, इट मेक्स द मदर डायबिटिक, दैट मीन्स ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बढ़ जाते हैं। क्यों? ताकि ज्यादा ग्लूकोज जो है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज, वो फीटस तक जा सके प्लेसेंटा क्रॉस करके, और उस ग्लूकोज को यूज करके फीटस एटीपी बना सके, और एटीपी से फीटस की ग्रोथ हो सके। यानी मदर को डायबिटोजेनिक बना रहा है, यानी कि ये ग्लूकोज स्पेयरिंग इफेक्ट शो करता है। मदर में ग्लूकोज को गैलेक्टोज में कन्वर्ट नहीं होने देता है, ग्लूकोज को ग्लूकोज में ही रहने देता है, ताकि मदर के ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाए। सो वी कैन राइट दैट इट एक्सर्ट्स, सेकेंड इसका जो है ग्लूकोज स्पेयरिंग इफेक्ट, स्पेयरिंग इफेक्ट। आया समझ आपको? तो मदर कैसी हो जाएगी, डायबिटोजेनिक। मदर पर ये कैसा इफेक्ट डाल रहा है, डायबिटोजेनिक इफेक्ट, राइट। हम चाहते हैं कि मदर के ब्लड में ग्लूकोज एक्स्ट्रा आए, ताकि वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज फीटस को मिले और वो अपना काम कर सके, एटीपी बना सके उस ग्लूकोज को यूज करके। इसीलिए प्रेगनेंसी में नॉर्मली कई बार मदर की ब्लड शुगर बढ़ जाती है। सो दिस इज द फर्स्ट रोल, दिस इज द सेकेंड रोल। नाउ इसीलिए हमने इसे सोमैटो कहा, सोमैटो मीन्स बॉडी की ग्रोथ होना। कैसे ग्रोथ होगी, एक्स्ट्रा ग्लूकोज के कारण। नाउ मैमोट्रोफिन, मैमो वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं, मैमरी ग्लैंड्स के लिए, और इसी का पहले का नाम क्या था, लैक्टोजन। तो दैट मीन्स कि ये जो हार्मोन है ये मैमरी ग्लैंड्स, ब्रेस्ट का भी डेवलपमेंट कराएगा और मिल्क प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा। मेनली तो प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोड्यूस करता है, बट दिस ऑल्सो हेल्प्स। सो इसका एक और फंक्शन हो गया, थर्ड फंक्शन, एंड दैट इज इट प्रिपेयर्स mammary glands for lactation. Lactation means milk production. So it helps in milk secretion. Milk secretion. Milk secretion. It prepares the mammary glands for lactation. मेनली तो प्रोलैक्टिन से होता है स्टूडेंट्स चाइल्ड बर्थ के बाद, बट कई बार फीमेल्स में 5th मंथ 6th मंथ में उनके निपल्स में से मिल्की डिस्चार्ज होने लगता है, वो इसी के कारण है। प्लेसेंटा से ये थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में जब सिक्रीट होता है, तो वो बिफोर चाइल्ड बर्थ ही कई बार थोड़ा बहुत मिल्क आ सकता है। एंड वी टेल द प्रेग्नेंट लेडी दैट दिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, यू डोंट नीड टू वरी। अगर ये मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है यानी आपके बेबी की ग्रोथ अच्छी चल रही है, बट हाँ आप हो सकता है लेटर इन प्रेगनेंसी यू मे डेवलप डायबिटीज, सो वी कीप अ चेक ऑन मदर्स ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, राइट। सो दीज आर फ्यू हार्मोन्स, यू नोट देम डाउन, देन वील राइट फ्यू मोर. So these are the few ones, but there are still 2 more left. Let's try to understand them now. And now the 6th one is called, it acts like ACTH. एक तो हमने TSH की तरह पढ़ा, एक ACTH की तरह काम करता है, जिसे कहते हैं ह्यूमन कोरियोनिक कॉर्टिकोट्रोफिन, यानी ACTH. कॉर्टिकोट्रोफिन्स कौन से हैं? ये एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है. So this is human chorionic corticotrophin और ट्रोपिन एक ही बात है. ह्यूमन कोरियोनिक कॉर्टिकोट्रोफिन ये क्या करेगा स्टूडेंट्स? ACTH की तरह काम करेगा. ACTH की तरह काम करेगा मतलब कि एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा. और एड्रीनल कॉर्टेक्स को जब ये स्टिमुलेट करेगा, अगर आपको याद हो हमने 11th क्लास में पढ़ा था, तो एड्रीनल कॉर्टेक्स जो होता है, फीमेल्स में फीमेल हार्मोन ओवरी से निकलते हैं, मेल्स में मेल हार्मोन टेस्टिस से निकलता है. बट फीमेल और मेल्स दोनों में ही मेल एंड फीमेल हार्मोन्स कुछ अमाउंट में एड्रीनल कॉर्टेक्स से भी बनते हैं. ये हार्मोन क्या करता है?
ये प्लेसेंटा से स्टेरॉइडोजेनेसिस कराएगा, यानी प्लेसेंटा से ईस्ट्रोजन के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है ये डिलीवरी के टाइम पे। ये ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो प्लेसेंटा पूरी प्रेगनेंसी में कुछ अमाउंट में ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस कर ही रहा है, जो अभी अभी हमने देखा, लेकिन उसके अलावा भी डिलीवरी के टाइम एक्स्ट्रा ईस्ट्रोजन चाहिए। अब आप बोलोगे मैम क्यों चाहिए? ईस्ट्रोजन तो प्रोलिफरेशन करा रहा है एंडोमेट्रियम का, हम तो ये नहीं चाहते हैं, फिर क्यों ईस्ट्रोजन चाहिए? एक्चुअली मेन एंडोमेट्रियम को कौन मेंटेन कर रहा है? प्रोजेस्टेरॉन। तो उसका लेवल तो हमें डाउन चाहिए, बट ईस्ट्रोजन का लेवल हमें हाई चाहिए। क्यों? क्योंकि ईस्ट्रोजन जो होता है वो ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स बढ़ा देता है, और हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि ऑक्सीटोसिन ही चाइल्ड डिलीवरी हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन के कारण ही मायोमेट्रियम जो है यूट्रस की, उसमें कॉन्ट्रैक्शंस होंगे स्ट्रॉन्ग, जिससे कि बेबी एक्सपेल होगा, पुश होगा टूवर्ड्स वजाइना, टूवर्ड्स आउटसाइड। तो वो जो ईस्ट्रोजन का एक्स्ट्रा सिक्रीशन है वो इसी हार्मोन के कारण होता है, और इसीलिए ये डिसाइड करेगा टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। जब ईस्ट्रोजन बढ़ जाएगा तब ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स बढ़ेंगे और तब चाइल्ड डिलीवरी होगी। और ईस्ट्रोजन को कौन कंट्रोल करेगा? ये कंट्रोल करेगा। सो इसके दो वर्क हो गए। नंबर 1, ये प्लेसेंटल स्टेरॉइड, बिकॉज इट्स अ स्टेरॉइड, सो स्टेरॉइडोजेनेसिस करता है, यानी उसमें भी कौन सा वाला पर्टिकुलरली? नॉट प्रोजेस्टेरॉन, इंक्रीज ईस्ट्रोजन एट डिलीवरी। ईस्ट्रोजन लेवल्स को बढ़ा देता है ये एट डिलीवरी, राइट। यानी कि इसका एक और फंक्शन क्या हो गया? इट डिटरमाइंस द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। ये न्यू क्वेश्चन है जो आजकल आने लगा है। डिटरमाइंस टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, और चाइल्ड बर्थ को हम पार्च्यूरेशन भी कहते हैं। सो इट ऑल्सो डिटरमाइंस द टाइम ऑफ पार्च्यूरेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, न्यू क्वेश्चन है, न्यू कॉन्सेप्ट है जो पूछा जाता है। ACTH, ह्यूमन कोरियोनिक ACTH, दैट इज कॉर्टिकोट्रोपिन। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, खूब क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, एंड दैट इज रिलैक्सिन हार्मोन। अब अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स, तो रिलैक्सिन हार्मोन मेल्स में भी प्रोड्यूस हो रहा था प्रोस्टेट ग्लैंड से। फीमेल्स में हमने जब कॉर्पस ल्यूटियम पढ़ा था वहां से भी सिक्रीट होता है, और प्लेसेंटा से भी सिक्रीट होता है। ये पहले तो 14 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी तक पीक पे रहता है, क्योंकि इसे सारी रिलैक्स करना है ताकि अबॉर्शन ना हो। फिर ये नॉर्मल लेवल हो जाता है, और फिर डिलीवरी के टाइम ये अचानक से बढ़ता है, और डिलीवरी के टाइम ये बढ़ता है, ओवरी से भी सिक्रीट होता है, कॉर्पस ल्यूटियम से, प्लस प्लेसेंटा से सिक्रीट होता है। और जैसा कि इसका नाम है रिलैक्सिन, ये रिलैक्स कर देगा किसको? जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है, हमने पढ़ा था 2 प्यूबिक बोन के बीच में, प्लस जितने भी पेल्विक एरिया के लिगामेंट्स हैं वो सबको लूज करेगा, सॉफ्ट करेगा, ताकि वो ढीले पड़ जाएं। जो बर्थ कैनाल है वो चौड़ी हो जाए, थोड़ी सी वाइडन हो जाए, ताकि बेबी उसमें से निकल सके। आप सोचिए इतनी नैरो सी वजाइना एंड सर्विक्स, और फाइनली उसमें से इतना बड़ा 2.5-3 किलो का बच्चा बाहर आता है। यू कैन जस्ट इमेजिन कितना ब्यूटिफुल एंड कितना क्या कहना चाहिए, मिराक्युलस नेचर ने बनाया है। सो रिलैक्सिन क्या करता है? दिस इज पीक एट 14 वीक्स एंड एट डिलीवरी। 2 टाइम पर ये पीक करता है। पहली चीज एट 14 वीक्स एंड एट डिलीवरी, राइट। नाउ डिलीवरी के टाइम पर ये क्या करेगा? एट डिलीवरी, दैट मीन्स एट चाइल्ड बर्थ, this is produced by ovary यानी कॉर्पस ल्यूटियम एंड प्लेसेंटा, दोनों से सिक्रीट होता है। ये क्वेश्चन पूछते हैं, राइट। अब व्हाट इट विल डू? इट सॉफ्टन्स और रिलैक्सेस प्यूबिक सिम्फाइसिस। हमने पढ़ा था ये जॉइंट है 2 प्यूबिक बोन्स के बीच में, एंड जितने भी इस एरिया के लिगामेंट्स हैं, प्यूबिक लिगामेंट्स, या वी कैन राइट पेल्विक लिगामेंट्स, बेटर वर्ड। उस एरिया के जितने भी लिगामेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक टाइटली फीटस को बॉडी के अंदर बांध के रखा था, वो नीचे ना आए, अब वो नेचुरली रिलैक्स करते हैं।
और इसके कारण से क्या होगा, इजी चाइल्ड बर्थ और इजी चाइल्ड डिलीवरी, दैट इज इजी पार्चुरेशन विल बी देयर। ये तो डिलीवरी के टाइम होता है, बट अदर टाइम पे पूरी प्रेगनेंसी में भी रिलैक्सिन का एक रोल होता है। ये क्या करता है स्टूडेंट्स, इट इंक्रीज कार्डियक आउटपुट मदर का, क्योंकि अब मदर के हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ेगा, क्योंकि उसे एक्स्ट्रा ब्लड, जितने ऑर्गन्स को मदर के खुद के ऑर्गन्स को 5 लीटर पर मिनट वो तो सर्कुलेट हो ही रहा है, बट अब एक एक्स्ट्रा ऑर्गन बन गया है प्लेसेंटा, जिसके थ्रू बेबी फीटस की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को भी मदर को फुलफिल करना है। तो मदर का कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, फिर मदर का रीनल ब्लड फ्लो बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा बताइए, क्योंकि अब उसको मदर को खुद का एक्सक्रीशन तो करना ही है, साथ में जो फीटस भेज रहा है एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, उसको भी एक्सक्रीट करना है। तो यानी मदर का रीनल ब्लड फ्लो भी बढ़ जाएगा। मदर की आर्टरीज जो हैं उनका कंप्लायंस बढ़ जाएगा। ये सब भी इसी रिलैक्सिन के कारण होता है। ये सब मदर का है, मेटरनल, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो मदर का कार्डियक आउटपुट, मदर का रीनल ब्लड फ्लो, मदर की आर्टीरियल कंप्लायंस, यानी कुल मिला के मदर की ब्लड सप्लाई को भी ये रिलैक्सिन बढ़ा के रखता है। इसीलिए स्टूडेंट्स प्रेगनेंसी में मदर का कार्डियक आउटपुट, मदर की हार्ट रेट, मदर का ब्लड फ्लो, रीनल ब्लड फ्लो, ये सब कुछ इंक्रीज हो जाता है। सो दीज आर द 7 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स। प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन्स प्रेगनेंसी, ईस्ट्रोजन मेन फंक्शन प्रेगनेंसी के टाइम पर ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ह्यूमन कोरियोनिक थायरोट्रोपिन TSH की तरह काम करेगा, मदर के थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, T3 T4 हार्मोन्स रिलीज करवाएगा जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस के फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ह्यूमन कोरियोनिक ACTH कॉर्टिकोट्रोफिन डिलीवरी का टाइम डिसाइड करेगा। ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोमैमोट्रोफिन और ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन, एक तो ये ब्रेस्ट में से मिल्क प्रोडक्शन करवाएगा, उसे तैयार करेगा लैक्टेशन के लिए। दूसरा ये फीटस की ग्रोथ करवाएगा मदर में ग्लूकोज को बढ़ा के। सो सोमैटो मीन्स बॉडी की ग्रोथ एंड मैमोट्रोफिन मीन्स ब्रेस्ट का डेवलपमेंट। एंड रिलैक्सिन विल रिलैक्स द पेल्विक लिगामेंट्स। इस पर मेन क्वेश्चन आता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। बट ये दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हर जगह नहीं लिखा होता है, हर जगह सिर्फ ये लिख देते हैं, बट दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये इन सब मदर की बॉडी को प्रिपेयर करता है एक्स्ट्रा ब्लड फ्लो, ताकि वो प्रोवाइड कर सके किसे, बेबी को। सो दीज आर द हॉर्मोन्स, प्लीज नोट इट डाउन, देन वील लर्न फ्यू मोर थिंग्स अबाउट प्लेसेंटा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट स्टूडेंट्स, हार्मोन सिक्रीटेड बाय प्लेसेंटा। एंड नाउ ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से सब्सटेंसेज हैं, चाहे वो यूजफुल हो या हार्मफुल हो, जो प्लेसेंटा के बैरियर को क्रॉस करके मदर से फीटस के ब्लड में पहुंच सकते हैं। सो लेट्स राइट सब्सटेंसेस एंड पैथोजेंस। पैथोजेंस मीन्स जो डिजीज कॉजिंग है, यानी कि हार्मफुल है। सब्सटेंसेस एंड पैथोजेंस विच क्रॉसेस प्लेसेंटा और प्लेसेंटल बैरियर। ये हम इसलिए अलग से लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, हालांकि इस पूरे लेक्चर में मैंने आपको समझा दिया है, बट इस पे क्वेश्चन आता है। आइए पहले कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस लिखें। लेट्स राइट सम यूजफुल वंस, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज, ये क्रॉस करके आ सकता है, विच इज गुड फॉर अस, फॉर द बेबी, फॉर द फीटस। देन O2 CO2। अब आप बोलोगे CO2 कैसे अच्छा है? CO2 भी अच्छा है। CO2 फीटस से मदर के ब्लड में जाएगा, हम चाहते हैं, इट इज अ वेस्ट, वी डोंट वांट इट टू एक्यूमुलेट। देन IgG एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोब्युलिन्स। देन अभी अभी हमने देखा मदर के ब्लड का थायराइड हार्मोन यानी थायरॉक्सिन भी फीटस के पास आ सकता है, आना चाहिए, ताकि वो फीटस का फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट करवा सके। देन मदर के ब्लड से इंसुलिन भी आता है, इसीलिए जब मदर डायबिटिक होती है स्टूडेंट्स, जब मदर का बहुत ज़्यादा लेवल बढ़ा होता है शुगर का, और जैसे ही डिलीवरी होती है तो हम बेबी का तुरंत ब्लड लेवल चेक करते हैं कि ऐसा तो नहीं है कहीं बेबी डायबिटोजेनिक है, यानी बेबी का ब्लड ग्लूकोज लेवल एकदम हाई है, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि मदर का जो इंसुलिन था वो सारा का सारा बेबी में, फीटस में चला गया। तो मदर में तो इंसुलिन कम हो गया, तो मदर का शुगर लेवल तो हाई हो गया,
बट बेबी में, फीटस में, क्योंकि वो इंसुलिन गया है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि फीटस का ग्लूकोज लेवल एकदम डाउन हो, तो ये सब चेक करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर ग्लूकोज, O2CO2, IgG, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, अदर्स ऑल्सो, बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस जिन पे क्वेश्चन पूछते हैं। नाउ अगर हम हार्मफुल की बात करें, काफी सारे इन्फेक्शंस तो वैसे ही रुक जाते हैं क्योंकि IgG एंटीबॉडी फीटस को मिल जाती है जो उसका इम्यून सिस्टम को, इम्यूनिटी को डेवलप कर देती है, बट फिर भी कुछ चीजें हैं जो हार्मफुल हैं और वो भी मदर से फीटस में आ सकती हैं, जैसे कि कैफीन, इसीलिए बहुत ज्यादा कॉफी नहीं पीनी चाहिए। निकोटिन, सो यू नो ये जो निकोटिन मीन्स लाइक टोबैको जो है वो नहीं लेना चाहिए, तंबाकू या सिगरेट्स के फॉर्म में, या जो आजकल वो हुक्का आता है उस फॉर्म में। सो कैफीन इन द फॉर्म ऑफ कॉफी, निकोटिन इन ऑल दीज फॉर्म्स, ये मदर के थ्रू प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस में आ सकते हैं, विच इज डेंजरस। सो इसीलिए प्रेगनेंसी के टाइम पे लेडी को इन सब चीज़ों को लेने के लिए मना करते हैं। देन कोकेन, डेफिनेटली ड्रग जो है। देन एल्कोहल, प्रेग्नेंट लेडीज मस्ट एब्सटेन फ्रॉम अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल भी क्रॉस कर सकता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, अल्कोहल जो है वो फीटस में ब्लाइंडनेस यानी बेबी ब्लाइंड तक हो सकता है इस अल्कोहल के कारण। सो दे ऑल आर वेरी हार्मफुल सब्सटेंसेस एंड द बैड पार्ट इज दे कैन क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर्स। देन सर्टेन इन्फेक्शंस लाइक टॉक्सोप्लाज्मोसिस, देन रुबेला, रुबेला वायरस जो है ये क्रॉस कर सकता है। रुबेला जिसे जर्मन मीजल्स कहते हैं। अगर मदर को ये इन्फेक्शन हो जाता है, स्पेशली ड्यूरिंग फर्स्ट 3 months ऑफ प्रेगनेंसी, तो एबॉर्शन करना पड़ता है आगे से खुद डॉक्टर को, क्योंकि बेबी में डिफेक्ट हो सकते हैं। देन वेरिसेला वायरस, या लेट्स राइट फर्स्ट साइटोमेगालो वायरस, मेगालो वायरस जिसे हम लोग शॉर्ट में CMV कहते हैं। देन हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, ये भी एक वायरल डिजीज है। अगर लेडी को फर्स्ट 3 months में हर्पीज हो जाता है तब भी एबॉर्शन करना पड़ता है कई बार, इसीलिए शुरू के फर्स्ट 3 months बहुत केयरफुल होना पड़ता है लेडी को, उसको ये इन्फेक्शंस ना लगे, शी शुड टेक ग्रेट केयर। देन वेरिसेला वायरस जो हमारा चिकन पॉक्स है, कॉमन चिकन पॉक्स, अगर मदर को चिकन पॉक्स होता है तो भी ये वायरस क्रॉस करके फीटस में जाके डैमेज कर सकता है। देन सिफिलिस, दैट इज ट्रिपेनिमा पैलिडम, ट्रिपेनिमा पैलिडम, ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज है जो मेल पार्टनर से भी प्रेग्नेंट लेडी में ट्रांसफर हो सकती है, इसीलिए फर्स्ट 3 months इंटरकोर्स भी अवॉइड करने को बोलते हैं, स्पेशली अगर फादर को सिफिलिस या सिफिलिस लाइक सिम्टम्स दिखते हैं तो। सो ट्रिपेनोमा पैलिडम एंड डेफिनेटली HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस हम पढ़ेंगे। एड्स, अगर हस्बैंड को है तो भी सेक्सुअल एब्स्टिनेंस होना चाहिए, या अगर मदर को है तो डेफिनेटली ये क्रॉस कर फीटस विल ऑल्सो बी कैन ऑल्सो बी HIV पॉजिटिव, नॉट नेसेसरली, इसीलिए मदर से भी बेबी में एड्स होता है। सो ये जो हैं इन्हें मिलाकर कहते हैं टॉर्च इन्फेक्शंस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, रुबेला, साइटोमेगालो एंड हर्पीज, टॉर्च इन्फेक्शंस कहते हैं। देन वेरिसेला, ट्रिपेनोमा एंड HIV. So all these are harmful viruses which can cross the placenta barrier and which can affect the fetus. So you note them down, and now we will talk about umbilical cord. Please note it down. So students, ये बहुत important है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, which one of the following pathogen can cross the placenta, इस तरह से. So this is important, you must know this. Now we will talk about umbilical cord. umbilical cord, और हम डिस्कस करेंगे कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो इस पर आते हैं. मैंने अभी तक आपको नहीं समझाया कि कैसे मैटरनल ब्लड कोरियोनिक विलाई को बेद करता है, कैसे वो फीटस तक पहुंचता है, क्योंकि जब तक हम अम्बिलिकल कॉर्ड नहीं पढ़ेंगे वो हमें समझ में नहीं आ सकता है. अम्बिलिकल कॉर्ड, कॉर्ड मतलब रस्सी, ये कनेक्शन है जो प्लेसेंटा को फीटस से जोड़ता है. सो इट कनेक्ट्स, पहला क्वेश्चन, मदर से इसका कोई लेना देना नहीं है. इट कनेक्ट्स प्लेसेंटा विथ फीटस.
प्लेसेंटा मदर और फीटस के बीच दोनों के टिश्यू से बना है, पर अम्बिलिकल कॉर्ड सिर्फ फीटस को कनेक्ट कर देता है प्लेसेंटा से। ये पहला क्वेश्चन इस पे जो पूछते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, अम्बिलिकल कॉर्ड जो है इसके अंदर 3 वेसल्स होती हैं। हम ह्यूमन अम्बिलिकल कॉर्ड की बात कर रहे हैं। सो इट कंटेन्स 3 ब्लड वेसल्स, जिसमें से 2 होती हैं आर्टरीज, तो उन्हें नाम दे देंगे अम्बिलिकल आर्टरी, एंड 1 इज द वेन विच इज 1 अम्बिलिकल वेन। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। आर्टरी मतलब हमने 11th में पढ़ा था, आर्टरी हम उस ब्लड वेसल को बोलते हैं जो हार्ट से अवे ब्लड लेके जाती है, और वेन उसे बोलते हैं जो टुवर्ड्स हार्ट ब्लड लेकर आती है। नॉर्मली हमारी बॉडी में सारी आर्टरीज जो हार्ट से अवे लेके जाएंगी उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। याद है आपको, जो राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक ब्लड लेके जा रही है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भरा हुआ है। और जनरली हमारी सारी वेन्स जो टुवर्ड्स हार्ट आ रही हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से भरी होती हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स जो लंग से टुवर्ड्स हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है। ऐसा ही पल्मोनरी आर्टरी और वेन की तरह ठीक इसमें भी उल्टा होता है। क्यों? फीटस में से जो हार्ट से ब्लड निकलेगा वो कैसा होगा? डीऑक्सीजनेटेड। फीटस में कोई ऑक्सीजनेशन हो ही नहीं रहा, कोई लंग्स है ही नहीं एक्टिव, हार्ट कब काम करेगा? जब लंग्स एक्टिव हो तो लंग्स से ही तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में आएगा, बट ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो इनके हार्ट से जो ब्लड निकलेगा वो कैसा होगा? डीऑक्सीजनेटेड। यानी हार्ट से अवे जो ब्लड वेसल है यानी आर्टरी जो है उसमें क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जस्ट लाइक पल्मोनरी आर्टरी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो है आर्टरी बट ब्लड कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड। आर्टरी क्यों कह रहे हैं ये क्वेश्चन आता है, बिकॉज इट इज टेकिंग द ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। इसी तरह से जो अम्बिलिकल वेन है, ये आर्टरी फाइनली प्लेसेंटा तक पहुंचेगी, वहां से ऑक्सीजन डिफ्यूज होगा इसके अंदर, अब ये वेन बनाएगी और फिर हार्ट की तरफ ब्लड लेकर आएगी। तो हार्ट की तरफ जो आ रहा है उसमें ऑक्सीजन है, यानी इस वेन में कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जस्ट लाइक पल्मोनरी वेन, राइट। सो हमारी बॉडी की सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड होती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड अम्बिलिकल आर्टरी इन फीटल लाइफ, क्योंकि बर्थ के बाद तो ये बॉडी से अम्बिलिकल कॉर्ड, ये स्टूडेंट्स आपके स्टमक पे जो नाभि होती है, बेली बटन या नेवल, उस पॉइंट से फीटस से अटैच होती है टिल द प्लेसेंटा, राइट। वहां उसके थ्रू ये सारा न्यूट्रिशन आता है। यही बेली बटन के थ्रू हम अपनी मदर से सारा न्यूट्रिशन ड्रॉ करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो इट कंटेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। दूसरा, इनका नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसे कैसे याद रख सकते हैं? अगर हम इसको कट करें, क्रॉस सेक्शन देखें, मैं इसको ऐसे बनाती हूं, लाइक दिस, हैप्पी फेस, राइट। 2 आईज, ट्विंकलिंग आईज एंड हैप्पी फेस। तो 2 तो हो गई आर्टरी, 2 आर्टरीज एंड वी वेन, सो 1 हो गई वेन। याद रखने का तरीका, 2 आईज बनाई और एक वेन बना दी, तो देयर इज सिंगल, क्योंकि मेन कंफ्यूजन इसमें होता है कि आर्टरी 2 है या वेन 2 है। ये तो याद हो जाता है टोटल 3 है, बट कौन सी कितनी है याद नहीं होता। तो याद रखने का तरीका आप इस फेस, हैप्पी स्माइलिंग फेस से याद रख सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि इस अम्बिलिकल वेसल के अंदर जो ब्लड भरा हुआ है, क्या वो फीटल ब्लड है प्योरली, क्या वो मैटरनल ब्लड है प्योरली, या क्या वो मिक्स ब्लड है? इसको हम समझते हैं, आइए समझिएगा। नाउ सपोज, लेट अस सपोज ये यूट्रस है, मैं बहुत रफ बना रही हूँ, ये यूट्रस है लाइक दिस, एंड सपोज ये मायोमेट्रियम होगी, फिर ये एंडोमेट्रियम होगी, ठीक है, और यहाँ पर फिर बेबी होगा, फीटस होगा, ठीक है। हम इसको अब शो कर रहे हैं। अब हम ये वॉल सब हटा देते हैं, इसकी हमको जरूरत नहीं है। नाउ ये मैटरनल साइड है, मतलब मदर की एंडोमेट्रियम, और इस तरफ फीटस है। अब अगर हम प्लेसेंटा की बात करें तो ये सपोज मदर की यूट्राइन आर्टरी होगी, इसमें से आर्टीरियोल्स निकलेंगे, ठीक है, लाइक दिस। ये सपोज मदर, क्योंकि मदर के यूट्रस को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मदर का हार्ट प्रोवाइड कर रहा है, जरूरी है, तभी तो ऑक्सीजन ये फीटस तक पहुंचाएगा। और ये सपोज मदर की यूट्राइन वेन है,
यूट्राइन वेन। तो ये किस में, इसमें से वेन्यूल्स निकलेंगे जो इसमें ज्वाइन करेंगे और फिर वो पूरी की पूरी वेन बनेगी, राइट। ठीक है, तो ये हो गई मदर की यूटराइन आर्टरी जो आर्टीरियोल्स में डिवाइड करेगी। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला, ये हो गया यूट्राइन आर्टीरियोल्स। अभी ऐसे स्ट्रेट नहीं होते हैं, ये स्पाइरल हो जाते हैं। आपको याद है हमने पढ़ा था जब हमने यूट्रस पढ़ा था, ये स्पाइरल हो जाते हैं प्रेगनेंसी में। एंड दिस इज यूट्राइन वेन जो यूट्रस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में लेके जाएगी मदर की। तो ये हो गया यूट्राइन वेन्यूल्स। ठीक है, अब ये मदर का पार्ट है। अब ये जो आर्टीरियोल्स हैं इनकी स्पेशलिटी क्या है समझिएगा, कि हमने पढ़ा था अगर आपको याद हो कि इनका एंडोथीलियम लॉस हो जाता है। हमारा प्लेसेंटा कैसा है, हीमोकोरियल, यानी तीनों मदर के बैरियर्स लॉस हो चुके हैं। यानी कि नॉर्मली क्या होता है, आर्टीरियोल कैपिलरी में डिवाइड होता है, फिर कैपिलरी से एक्सचेंज होता है, फिर कैपिलरी से वेन्यूल्स बनते हैं और वेन्यूल्स वेन में ड्रेन करते हैं। बट हमारे केस में क्या हुआ है कि मदर की जो यूट्राइन कैपिलरीज हैं वो फॉर्म ही नहीं हो रही है, क्योंकि एंडोथीलियम जो थर्ड मदर बैरियर था वो टूट चुका है, तो कैपिलरीज फॉर्म नहीं होंगी। तो क्या होता है, ये वाला फीटल पार्ट है, सॉरी मैटरनल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा है ये। सो नाउ व्हाट हैपेंस, ये जो आर्टीरियोल्स हैं ये फर्दर कैपिलरीज में डिवाइड नहीं होंगे, क्योंकि कैपिलरी सिंगल लेयर होती है एंडोथीलियम की जो ब्रेक हो चुकी है। तो यहां से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डायरेक्ट एक फुब्बारे की तरह, आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो ये स्विमिंग पूल है और इसमें ये आर्टीरियोल्स जो हैं ये पानी के फाउंटेन्स की तरह हैं जो स्विमिंग पूल में नीचे से पानी की सप्लाई दे रहे हैं। तो ये डायरेक्ट ब्लड को इसमें थ्रो करेंगे, डायरेक्ट ब्लड को थ्रो करेंगे, कैपिलरीज नहीं है। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट आरबीसीज वगैरह आ जाएंगे और आरबीसी के अंदर ये ऑक्सीजन है, साथ में प्लाज्मा भी स्पर्ट होगा जिसमें कि सारे ग्लूकोज वगैरह डिजॉल्व्ड है, लाइक दिस। ये प्लेसेंटा का ही पार्ट है। लेकिन कैपिलरी के अंदर ब्लड नहीं है, ब्लड डायरेक्टली प्रोड्यूस हो रहा है, स्पर्ट हो रहा है, फिक रहा है इस पूल के अंदर, राइट। नाउ दूसरी तरफ यहां पर फीटस है। फीटस की क्या होगी, ये कोरियन लेयर है। कोरियन लेयर में क्या होगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनेंगे। सपोज ये एक विलई बना, ये एक और विलई बना, लाइक दिस, ठीक है, ये विलई बने। अब ये इसको हमें रब करना पड़ेगा, ये विलई है, कोरियोनिक विलई, राइट। नाउ इधर पे कहीं पर फीटस होगा, लेट अस सपोज ये फीटस है, ठीक है। फीटस के नेवल से, बेली बटन से अम्बिलिकल कॉर्ड अराइज करेगी। सपोज दिस इज द अम्बिलिकल कॉर्ड, लेट अस सपोज ये अम्बिलिकल कॉर्ड बना दी हमने, ठीक है। इसमें कुछ एमनियन का पार्ट है, एलेंटॉइज का पार्ट है। इसके अंदर क्या क्या है, अब एक तो वॉटन्स जेली भरी हुई है, कनेक्टिव टिश्यू। तो इसमें 3 तो ब्लड वेसल्स हैं और इसमें साथ में यहीं पर हम लिख देते हैं इट हैज़ वॉटन्स जेली। और वॉटन्स जेली हम जानते हैं क्या होता है, म्यूकोपॉलीसेक्राइड, यानी कनेक्टिव टिश्यू है, म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स की बनी हुई है ये। म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स हम 11th क्लास में ऑलरेडी डिटेल्स पढ़ चुके हैं, राइट। ये कनेक्टिव टिश्यू एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीसोडर्म ही है, यहीं पे कनेक्टिंग स्टॉप थी लास्ट क्लासेस अगर आपको याद हो। अब इसमें 2 आर्टरीज हैं, फीटस के हार्ट से 2 आर्टरीज निकली। सपोज ये एक आर्टरी, ये दूसरी आर्टरी। अब मैं इसे डबल नहीं बना रही हूं ताकि हमें स्टडी करना इजी हो। ये आगे जाकर कोरियन के लेवल पे जाके वेरियस ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएंगे दोनों।
और ये जो ब्रांचेज हैं इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है स्टूडेंट्स, माइंड इट, इसमें वेस्ट मटेरियल है, इसमें CO2 है। अब ये कहाँ घुसेगी? इस कोरियोनिक विलाई में, लाइक दिस, ये ज्वाइन हो जाएंगी। ये कोरियोनिक विलाई में एंटर होने के बाद एक एक विलाई तक ये पहुंचेंगे इस तरह से। ऐसे ही ये वाली यहां पहुंच गई। खूब सारे कोरियोन विलाई हैं ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए, लाइक दिस, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका जो डायरेक्शन है वो इस तरह से है, फ्रॉम फीटस टू कोरियोनिक विलाई, लाइक दिस। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अम्बिलिकल आर्टरी। यहां पर ये जो जगह है, आइए हम इसको पहले लेबल कर देते हैं, ये पूरा फीटल पार्ट है प्लेसेंटा का। दिस इज द फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा। नाउ ये वाली जो स्पेस है, ये खाली जगह, ये तो विलाई है, लेट अस लेबल देम। दिस इज कोरियोनिक विलाई, और कोरियोनिक विलाई के बीच बीच की जो पूरी जगह है, पूरी जगह किसी को भी लेबल कर दो, ये है इंटरविलस साइनस और स्पेस, विलाई के बीच बीच में पूल, स्विमिंग पूल, और इसमें क्या भरा हुआ है? दिस इज फिल्ड विथ मदर ब्लड, यानी मेटरनल ब्लड। सो डायरेक्ट ब्लड वेसल्स कांटेक्ट में नहीं है, ये मेटरनल ब्लड इस स्पेस में, इस खाली जगह पे भरा हुआ है। इसीलिए हमारा प्लेसेंटा, अब आपको समझ में आया कैसा है? हीमोकोरियल, यानी मदर का ब्लड डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में आता है? कोरियोनिक विलाई के। नाउ यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज अम्बिलिकल आर्टरी, दो होंगी ये, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनके अंदर भरा हुआ है। ये ब्लड को लेकर आई, कोरियोनिक विलाई के अंदर गई, और अब यहाँ पर जो O2 है, ये अपना CO2 तो ये बाहर फेंकेंगी, तो इसने ये CO2 निकाला, वेस्ट मटेरियल निकाला, और ये जो सब है, अब ये मटेरियल इस यूट्राइन वेन्यूल के अंदर जाएगा, और फिर मदर के यूट्राइन वेन में जाके मदर के हार्ट में सर्कुलेट हो जाएगा, फिर वहाँ से ऑक्सीजनेशन होगा। तो इस तरह से इसने वेस्ट मटेरियल और CO2 को बाहर फेंक दिया। कैसे? सिंपल डिफ्यूजन से हो सकता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, कैसे भी, बट मदर और फीटस के ब्लड की मिक्सिंग नहीं हो रही है, सिर्फ जो सब्सटेंसेस हैं वो डिसॉल्व होके, या सिंपल डिफ्यूजन से, या वाटर है तो ऑस्मोसिस से, या एक्टिव ट्रांसपोर्ट से एक्सचेंज हो रहे हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर जो ये RBC हैं, इनसे ऑक्सीजन ले लेगी, यही जो यूट्राइन आर्टरी है, ये कैपिलरीज में ब्रेक हुई होगी, इसमें ऑक्सीजन, ग्लूकोज अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, और अब ये बनाएगी यहां से इस तरह से, ये यूट्राइन, ये सॉरी अम्बिलिकल वेन बनेगी। ऐसे ही यहां से भी ये वेन आ रही होगी, लाइक दिस, कलेक्ट करके, ठीक है, आ रहा है समझ आपको? और फिर इस तरह से यहाँ से भी आ रही होगी, राइट, पूरा और सब जगह फैले हैं, और फिर ये एक सिंगल वेन बन जाएगी, सिंगल यूट्राइन वेन। इसमें डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है? इस तरह से है, फ्रॉम कोरियोनिक विलाई, फ्रॉम मदर टू फीटस। सो दिस इज अम्बिलिकल वेन, सिंगल, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड भरा हुआ है, लेकिन कहीं पर भी मदर और फीटस के ब्लड की डायरेक्ट मिक्सिंग नहीं हुई है। उनके बीच में किसने बैरियर की तरह काम किया? प्लेसेंटा की ने। इसीलिए हमने लिखा था प्लेसेंटा एक्ट्स एज अ बैरियर, इट डज नॉट अलाउ मिक्सिंग ऑफ मदर एंड फीटस ब्लड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट मीन्स क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन तो ये हमने डिस्कस कर लिया, कितनी आर्टरी, कितनी वेन अम्बिलिकल, उसमें कैसा कैसा ब्लड भरा हुआ है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो अम्बिलिकल वेसल्स हैं, चाहे आर्टरी चाहे वेन, उनमें जो ब्लड है वो प्योरली मैटरनल है, प्योरली फीटल है, या दोनों का मिक्स है? बताइए कैसा है? इट इज प्योरली फीटल ब्लड, फीटस का ही ब्लड है। कुछ सब्सटेंसेज उसमें से निकल गए या कुछ सब्सटेंसेज उसमें ऐड हो गए, पर मदर के ब्लड में वो कॉन्टैक्ट में आया ही नहीं। मदर की ब्लड तो ये रहा, यहां पड़ा हुआ पूल में, सिर्फ सब्सटेंसेस डिफ्यूज इन या डिफ्यूज आउट हो रहे हैं, राइट? सो लेट अस राइट डाउन हियर दैट अम्बिलिकल वेसल, चाहे आर्टरी हो चाहे वेन, हैव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% फीटल ब्लड। और अब आपको समझ आ गया होगा कैसे हमारा प्लेसेंटा भी हीमोकोरियल टाइप का है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये डिलीवरी तक ऐसा होता है, जैसे ही डिलीवरी होती है स्टूडेंट्स, यहाँ पर कॉर्ड को कट करते हैं। पहले बेबी डिलीवर हुआ, कॉर्ड कट करी, कॉर्ड जैसे ही कट करी वैसे ही ये जो वॉटन्स जेली है ये कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो अम्बिलिकल आर्टरी और अम्बिलिकल वेन कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, बंद हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट है। अब मदर से हमें न्यूट्रिशन ना चाहिए ना वेस्ट मटेरियल उसमें थ्रो करना है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। इसीलिए कई बार अगर एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के लिए आजकल, हालांकि कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, बट कट करने के बाद इसको क्लैंप कर देते हैं या एक पिन लगा देते हैं, जो 6th डे पे जाते जाते ही अम्बिलिकल कॉर्ड अपने आप झड़ जाती है बाय 6th डे ऑफ बर्थ, आफ्टर बर्थ। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब हमें कोई एक्सचेंज नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही बर्थ हुई वैसे ही जो बेबी है, अब हम उसे बेबी कहेंगे, उसके लंग्स एक्टिव हो गए हैं। अब वो खुद का रेस्पिरेशन उसने शुरू कर दिया है, उसके हार्ट में डायरेक्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स भेजने लग गई हैं। नाउ वी डोंट रिक्वायर अम्बिलिकल आर्टरी, अम्बिलिकल वेन, सो ये अपने आप कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस एट बर्थ। जो क्वेश्चन आता है वो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड। नाउ यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है, मैं क्विकली डिस्कस करूंगी। क्वेश्चन ये आता है स्टूडेंट्स की जो प्लेसेंटा होता है वो कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ ओवरी का फंक्शन टेक ओवर कर लेता है, हम जानते हैं HCG हार्मोन के कारण। अगर 3 months ऑफ प्रेगनेंसी के बाद ओवरी हटाना पड़े तो प्रेगनेंसी पे क्या फर्क पड़ेगा, और अगर 3 months ऑफ प्रेगनेंसी के पहले हटाना पड़े, रिमूव करना पड़े किसी भी कारण से, सपोज ओवरी में बहुत बड़ी सिस्ट हो गई है, जो रप्चर हो गई है, ट्विस्ट हो गई है, कोई भी इमरजेंसी क्रिएट हो गई है, तो प्रेगनेंसी पे क्या फर्क पड़ेगा बताइए। अगर 3 months के पहले रिमूव करना पड़ा कॉर्पस ल्यूटियम, तब तक HCG ने मेजरली टेक ओवर नहीं किया है। कॉर्पस ल्यूटियम पे डिपेंडेंट हैं अभी भी हम ओवरी वाले प्रोजेस्ट्रॉन के सिक्रीशन के लिए, तो क्या होगा? एबॉर्शन, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ओवरी हट गई, कॉर्पस ल्यूटियम हट गया, वहीं से प्रोजेस्ट्रॉन आ रहा था, वो प्रोजेस्ट्रॉन नहीं रहेगा, विच इज मेंटेनिंग प्रेगनेंसी। एंडोमेट्रियम स्लफ ऑफ कर जाएगी एंड देयर विल बी एबॉर्शन। बट अगर 3 months के बाद हमें ओवरी रिमूव करनी भी पड़े तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तब तक प्लेसेंटा फॉर्म हो चुका है और प्लेसेंटा प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। देन दैट विल probably not lead to abortion. It can also lead, अगर उतना sufficient amount में प्रोजेस्ट्रॉन नहीं बन रहा होगा, वो हर लेडी टू लेडी वेरी करता है, बट येस इट कैन लीड टू मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। बट 3 months के पहले तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ओवरी रिमूव नहीं कर सकते। आई हैड अ पेशेंट जिसके ओवरी में सिस्ट हो गई थी, तो शी वॉज अबाउट 10 weeks एट दैट टाइम। हमने प्रोजेस्ट्रॉन लेवल्स कराए उसके जो कंपैरेटिवली लो थे, तो हमने उसे एडमिट करके और कैसे भी 2 weeks और निकाले, और जब उसका प्रोजेस्ट्रॉन सफिशिएंट हो गया, प्लेसेंटा ने कंप्लीटली टेक ओवर कर लिया, देन वी डिड अ सर्जरी। बट एनीवेज, सो these are the important things about umbilical cord, उसकी umbilical vessels, वॉटन्स जेली, कैसा उसमें ब्लड होता है आर्टरी में या वेन में, और किस तरह से सर्कुलेशन होता है। राइट नाउ यहाँ पर हमें बस एक और नोट समझना है, एंड दैट इज ये जो प्लेसेंटा है स्टूडेंट्स और अम्बिलिकल कॉर्ड है, इसमें बहुत सारे स्टेम सेल्स होते हैं। अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा भी था 11th में कि वॉटन्स जेली जो है वो एम्ब्रियोनिक सेल्स उसमें प्रेजेंट रहते हैं। ऐसे सेल्स जिनमें पोटेंशियल है किसी भी और सेल में डेवलप होने का, कोई भी सेल बना सकता है, वो न्यूरॉन का सेल बना सकता है, मसल का सेल बना सकता है, कोई भी सेल बना सकता है। सो प्लेसेंटा एम्नियोटिक फ्लूइड में भी होते हैं, याद है हमने पढ़े थे। प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड हैव स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स कहिए या टोटीपोटेंट सेल्स कहिए, हैव स्टेम सेल्स और टोटीपोटेंट सेल्स। तो इसीलिए आजकल हॉस्पिटल्स में जैसे ही फीचर्स बेबी का बर्थ होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड का पोर्शन और प्लेसेंटा उसके बाद निकल कर आएगा, उसका कुछ पोर्शन प्रिजर्व कर लिया जाता है, ताकि अगर उस फैमिली में किसी को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, या आगे कोई बेबी को जेनेटिक डिसऑर्डर हो, या उस बच्चे को कोई डिजीज हो, थैलेसीमिया वगैरह हो, तो इन स्टेम सेल से हम वो वाले सेल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं जो एबनॉर्मल हैं। तो हम वो नॉर्मल सेल्स करके और फिर उसको जो भी डिजीज्ड पर्सन है उसके अंदर ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। सो आजकल क्या करते हैं, इनका प्रिजर्वेशन करते हैं, प्रिजर्वेशन आफ्टर डिलीवरी।
बहुत सारे ब्लड बैंक्स आ गए हैं आफ्टर डिलीवरी। अम्बिलिकल कॉर्ड बैंक्स बोलते हैं इन्हें, कॉर्ड बैंक्स, जो इन कॉर्ड्स को संभाल कर रखते हैं, इस प्लेसेंटा के पोर्शन को संभाल के रखते हैं। इन पे बहुत रिसर्चेस चल रही हैं। थैलेसीमिया में तो ग्रेट रोल है थैलेसीमिया के ट्रीटमेंट में इसका, और भी सभी डिजीजेस पर इसके वर्क चल रहे हैं कि कैसे इनके स्टेम सेल्स को हम वेरियस डिजीजेस को ट्रीट करने में यूज ले सकते हैं। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज दे हैव दीज स्टेम सेल्स। तो आज की क्लास में हमने स्टूडेंट्स ह्यूमन प्लेसेंटा पढ़ा, जो कि मेटाडिस्कॉइडल टाइप का है, कोरियोनिक विलाई से बन रहा है, यानी कोरियोनिक टाइप का है, हीमोकोरियल टाइप का है, एंड 10 to 12 वीक्स तक पूरा फॉर्म हो जाता है। मदर के तीनों बैरियर्स टूट चुके हैं। मदर का ब्लड पूरा प्लेसेंटा को, जैसा हमने देखा, कोरियोनिक विलाई को बेद करता है। ये प्लेसेंटा कनेक्टेड है फीटस से अम्बिलिकल कॉर्ड में, जिसके अंदर 2 आर्टरी, 1 वेन है। आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, साथ में वॉटन्स जेली है। जैसे ही डिलीवरी होगी इसे हम कट करेंगे तो ये आर्टरीज सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, और प्रिकॉशन के लिए उसको बांध दिया जाता है, क्लिप कर दिया जाता है। पहले के ज़माने में इसको नॉर्मल धागे से बांधा जाता था जिससे इन्फेक्शन हो जाता था बच्चे को। आजकल क्लिप्स आती हैं प्लास्टिक की। बाय 6th डे ऑफ डिलीवरी अपने आप फॉल ऑफ कर जाता है। प्लेसेंटा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ से न्यूट्रिएंट्स आएंगे बेबी के अंदर, फीटस के अंदर, ऑक्सीजन आएगा, CO2 वेस्ट मटेरियल फीटस की बॉडी से मदर के बॉडी में जाएंगे। इस तरह से IgG एंटीबॉडीज इस प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती हैं। बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस भी क्रॉस कर सकते हैं विच शुड बी अवॉइडेड इन प्रेगनेंसी। सो वेरियस हार्मोन्स ऑल्सो वी लर्न विच आर रिलीज फ्रॉम द प्लेसेंटा। सो दिस इज ऑल अबाउट प्लेसेंटा, द टेम्पररी कनेक्शन, पहला जॉइंट वेंचर मदर और बेबी के बीच का। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल टॉक about what is gestation period and how do the child deliver actually. That is the process of parturition. So till the next class, a very happy learning and have a good day. Thank you.